बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 26 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही की घोषणा के अनुसार नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी चीज़ों को वहां पर विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ें लंबे समय तक के लिए आपको याद रह जाती है। और यहाँ पर एक बात आपको पुनः बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बिहार करंट अफेयर्स थंबनेल में लिखते हैं लेकिन बताते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार तीनों करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर आप श्योर रहें कि ये जो आप करंट अफेयर्स की श्रृंखला को देख रहे हैं इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं का संग्रह होता है जो कि विस्तार पूर्वक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोवाइड किया जाता है। खास करके ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। तो जो लोग भी 68वीं एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे मटेरियल के माध्यम से 68वीं की तैयारी, प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसको लेकर के हमने एक कोर्स लॉन्च किया बीपीएससी मेकर ऐप पर। ये प्री स्पेशल कोर्स होने वाली है। इस कोर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर शॉर्ट में ये ध्यान रखें, इसको लेकर के हमने 2 प्लान आपके लिए एप्लीकेशन पर जारी किया है। आप चाहें तो इस प्री एडमिशन प्लान में रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे अगर हम बात करें इस कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और ईमेल आईडी पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश निकलकर सामने आई है कि अक्टूबर 2022 में एग्जाम का नोटिफिकेशन आना है, तो ऐसे में अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न एक बार मैं पुनः यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा कि दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपालगंज के शशि पांडे। इनसे संबंधित हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज की शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पर हम बात करें इस प्रतियोगिता की, तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था और ये 9 दिवसीय आयोजन था, जिसमें कि यहाँ पर देखिए 2 बार जिसमें लिखा गया, आप लोग यहाँ पर सुधार कर लेंगे, तो जिसमें कि शशि पांडे, गायत्री कौर और माधवी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में एकदम सटीक निशाना साधकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो यहाँ से ये संबंधित जानकारी है जो कि आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं गोपालगंज की। तो गोपालगंज के बारे में एक जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। हालांकि कुछ समय पहले ही मैंने आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दिया था। ये पॉइंट संबंधित है अभिनेता पंकज त्रिपाठी से। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं, जिस आधार पर हमने यहाँ पर इस पॉइंट को शामिल किया है। तो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट था, इस वाले पॉइंट की मैं चर्चा करने वाला था कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विस्तार पूर्वक सारी बातें हमने आपको बताया था, आई होप कि आपको याद होगा। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं और उनकी जो पहली फिल्म थी, यानी कि बॉलीवुड में जो डेब्यू फिल्म थी, रन फिल्म थी, जो कि आपको ध्यान रखना है 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। तो ये सारी बातों को यहाँ से आपको नोट कर लेना, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। इन सब के अतिरिक्त कुछ और भी प्रश्न की हम बात करें जो संबंधित है पंकज त्रिपाठी से, तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2021 में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे पंकज त्रिपाठी को। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार में खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये मनोज तिवारी हैं। ये सारी बातें हमने आपको विस्तार पूर्वक से बताया है। और साथ ही साथ बात करें हम 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ये कौन सा है, ये गोपालगंज है। वहीं पे बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो ये मुंगेर है। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, खास करके 2011 की जनगणना से संबंधित। एग्जाम से पहले जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित होने वाली है, इससे पहले आप इस सारे टॉपिक को जो खास करके जनगणना से संबंधित है एक बार से पुनः रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाई गई है।
प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि वे कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे या फिर कितनी बार वे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म पूर्णिया जिले के बैरगच्छी गांव में एक पासवान समुदाय में हुआ था। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी बीच में देख सकते हैं, यही भोला पासवान शास्त्री हैं। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो पूर्णिया जिले में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये इनके नाम या फिर कह सकते हैं इनके सम्मान में इसे एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम रखा गया है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है वर्ष 1967 नहीं बल्कि 68 वर्ष 1968 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि यह कार्यकाल जो था इनका केवल 3 महीने का था, लगभग यहाँ पे मान के चलिए 100 दिनों का इनका कार्यकाल था और यह पहली बार था जब बिहार में पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री बना था। तो इस प्रकार से यहाँ से ध्यान रखें, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री बने हैं भोला पासवान शास्त्री और इनका जन्म हुआ था बिहार के पूर्णिया जिले में, यानी कि कह सकते हैं सीमांचल क्षेत्र में। अब यहाँ पर हमारा इसी में अगला पॉइंट है। उसके बाद दूसरी बार की हम बात करें तो 1969 में, यानी कि 1969 में 13 दिनों के लिए वे दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और पुनः 1971 में 7 महीनों के लिए तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ये सारे संबंधित फैक्ट आपको याद रखना है। इसका एक अलग से कॉपी बना लीजिए। जो लोग 68वीं एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने वाले या फिर कर चुके हैं, करंट अफेयर्स को पूरा समय दीजिए, किसी एक चैनल को सेलेक्ट कर लीजिए, करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी। इस बात के लिए श्योर रहें, अगर आप एक जगह से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर मिलेगी, बेहतर प्रकार से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि बीपीएससी मेकर के हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो करें, यहाँ से नोट तैयार करें, मटेरियल प्राप्त करें एप्लीकेशन से। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से होने वाली है। जिस प्रकार से हमने 2021 में आपके साथ पूरा का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, उसी प्रकार से 68वीं के लिए मैं आपके साथ बना रहूंगा। हमारी टीम आपके साथ रहेगी, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, इस बात का आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन पैरा तैराक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले तैराक या फिर खिलाड़ी बन गए हैं। ये बहुत ज्यादा अभी खबरों में है, तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र सिंह लोहिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले तैराक बन गए। हालांकि कुछ उपलब्धियां और भी है जो कि आप यहां पर आगे देखने वाले हैं। हालांकि यहां पर हम इनसे संबंधित फैक्ट की बात करें तो उन्होंने 36 किलोमीटर लंबे नॉर्थ चैनल को केवल 14 घंटे 39 मिनट में पार कर इतिहास रच दिया और इसके साथ ही वे एशिया के पहले ऐसे तैराक बने जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। ये जानकारी यहाँ से नोट करने लायक है। अब सत्येंद्र सिंह की बात करें, सत्येंद्र सिंह लोहिया ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने कई सारी जानकारी आपके साथ साझा किया है। आई होप कि आपको याद होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पॉइंट पे जो कि इसी से संबंधित है, इनकी उपलब्धि से संबंधित है कि इससे पहले वे इंग्लिश चैनल और कैटलिना चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक बन गए हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, तीनों चैनल को, नॉर्थ चैनल, इंग्लिश चैनल और कैटलिना चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक या फिर कह सकते हैं दिव्यांग तैराक बने हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के सत्येंद्र सिंह लोहिया। अब यहाँ पर बात आई थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये संबंधित थे। तो ऐसे में यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित जो हाल ही के दिनों में करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया, उसे पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक करके हम लोग पुनः से देख लेते हैं, एक बार से रिवाइज भी हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है कि जुलाई 2022 या फिर कह सकते हैं नवीनतम जो डाटा है, तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा कि जुलाई 2022 में देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला को दूसरा स्थान मिला था। वहीं पे पहले और तीसरे जिले की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बिहार का गया जिला को प्रथम और राजस्थान के बरन जिला को तीसरा स्थान मिला था। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने, यानी कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में नवाचार करते हुए इसमें चाइल्ड बजट को भी शामिल किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाइल्ड बजट से संबंधित ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुला है। हालांकि इनसे संबंधित कुछ और भी पॉइंट की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश से नई ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है। हमारा अगला पॉइंट होगा कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से मध्य प्रदेश में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत संग्रहालय की स्थापना की हाल ही में घोषणा की गई थी।
अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है जो कि हाल ही का प्रश्न है। एक नवीनतम समझौते के तहत भारत सरकार द्वारा नामीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान या फिर कुन्नूर राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, अब ये लाए जा चुके हैं तो यहाँ पर होगा लाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दिया था कि इस चीतों की बात करें तो इसमें से कुल मिला के 8 चीते शामिल थे और इन 8 चीतों में अगर हम देखें तो कुल मिला के 5 फीमेल और 3 मेल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से ये सारी चीजें भी ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। अब यहाँ पे देखिए हमारा इसी में एक और भी पॉइंट है, आपको ध्यान रखना कि भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वर्तमान समय की दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक है। तो नोट करने लायक है, सभी को नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के अगले चौथे प्रश्न पे, जो कि बहुत ज़्यादा खबरों में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की हाल ही में एशियन पाम ऑयल अलायंस यानी कि APOA की स्थापना की घोषणा की गई है। बताएं कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। हाल ही में कह सकते हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना की घोषणा की गई और नवीनतम घोषणा के आधार पर इसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कौन शामिल नहीं है, तो ऐसे में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफगानिस्तान। इस प्रश्न से रिलेटेड हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारत और 4 अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने एशियन पाम ऑयल अलायंस यानी कि APOA की स्थापना की घोषणा की है। अब यहाँ पर इन 5 देशों की बात करें तो इन 5 देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। काउंट कर लीजिए 5 देश हैं जिनमें कि आपको ध्यान रखना अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो इन 5 देशों ने एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना की भी हाल ही में घोषणा की और इसको लेकर के अतुल चतुर्वेदी को इसका पहला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं जो कि नोट करने लायक है। अब यहाँ पर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ताड़ का तेल यानी कि पाम ऑयल की खपत करने वाले देश की आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना है और इस साथ साथ सदस्य देशों में ताड़ के तेल की खपत बढ़ाने की दिशा में काम करना है। यहाँ देखिए करना नहीं बल्कि करना है, तो यहाँ पर लोग सुधार कर लीजिए। यही इसका उद्देश्य है जिस वजह से इसकी स्थापना की यानी कि एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना की अभी हाल ही में घोषणा की गई इन 5 देशों के द्वारा। अब यहाँ पर हमने आपके सामने एक आंकड़े को प्रस्तुत किया है, ये नवीनतम आंकड़ा है, आप लोग ध्यान रखेंगे ये अभी खबरों में है तो यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो हमारा ये आंकड़ा यहाँ पर ये कहता है कि भारत एशिया और विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है, जिनमें कि वैश्विक आयात की बात करें तो 15% हिस्सा भारत विश्व से आयात करता है। उसके बाद दूसरे स्थान की बात करें तो इसमें दूसरे स्थान पर चीन है जो कि 9% आयात करता है और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान 4% के साथ और वहीं पे चौथे स्थान पर है बांग्लादेश 2% के साथ। पाम ऑयल के आयात की यहाँ पर ये कह सकते हैं बातें कही गई थी। ये आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में चेन्नई ओपन का खिताब अपने नाम किया या फिर जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिंडा फ्रोविटोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक बार मैं पुनः बता दूं, लिंडा फ्रोविटोवा इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस प्रश्न के बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हाल ही में चेक गणराज्य की 17 वर्षीय लिंडा फ्रोविटोवा ने हाल ही में फाइनल मुकाबले में पोलैंड की मैग्डा लिनेट को हराकर के चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीत लिया। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये चेक गणराज्य की रहने वाले, इन्होंने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की मैग्डा लिनेट को हराकर ये खिताब को अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हम बात करें चेन्नई ओपन की, तो चेन्नई ओपन को गोल्ड फ्लैग ओपन या फिर टाटा ओपन के भी नाम से जाना जाता है। और इनसे संबंधित एक पॉइंट ये भी है कि इसका जो आयोजन होता है चेन्नई ओपन का, जो भी हाल ही में आयोजित हुआ, ये चेन्नई के SAD स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये सभी नोट करने लायक है। चलते हैं हम यहाँ पर अगले 6ठे प्रश्न पे। ये 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है। ये 2 दिवसीय सिम्फनी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका आरंभ किया गया। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 24 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया है और इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था, जो कि 24 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया जी किशन रेड्डी के द्वारा। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है इसके उद्देश्य के बारे में कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो ऐसे में आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के बेरोजगार हिस्सों को प्रदर्शित करने और साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार करना, यही इसका एक उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये 2 दिवसीय सिम्फनी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था। तो ये सारी बातों को यहाँ से नोट करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा अगला यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है।
तो ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यानी कि भूपेश बघेल सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की बेटियों को सशक्त और सुरक्षित करने के उद्देश्य से हमर बेटी हमर मान नाम से एक अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस अभियान का नाम याद रखेंगे, हमर बेटी हमर मान, हमारी बेटी हमारा मान, ये इस अभियान का नाम है। और यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इस अभियान के तहत गर्ल्स स्कूल, कॉलेजों तथा महिलाओं युवतियों की उपस्थिति वाले जगहों पर पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जाएगी, जिससे वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। यही इसका उद्देश्य है कि राज्य की बेटियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित रखा जाए। इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई और इन सारी प्रक्रियाओं के लिए एक मोबाइल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हम आ चुके अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में साइन लैंग्वेज यूनाइट अस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। साइन लैंग्वेज यूनाइट अस थीम के साथ अभी हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस दिवस को मनाया गया 23 सितंबर को, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखेंगे 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो इस दिवस को 23 सितंबर को मनाने की घोषणा 19 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को चुना था 19 दिसंबर 2017 को कि 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब यहाँ पर इसी में अगला पॉइंट है, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो यह दिवस पहली बार 23 सितंबर 2018 को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के एक भाग के रूप में मनाया गया था, जो कि 24 से 30 सितंबर 2018 तक ये आयोजित हुआ था। तो यहाँ से ध्यान रखिए 23 सितंबर 2018 को ये दिवस पहली बार मनाया गया था। अब इस वर्ष 2022 की निर्धारित थीम या फिर विषय की बात करें तो 2022 की जो थीम या विषय है ये साइन लैंग्वेज यूनाइट अस, इसका थीम है 2022 का। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर एल नागेश्वर राव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नागेश्वर राव को हाल ही में या फिर पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA का संविधान संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये यहाँ से नोट करेंगे, इनका नाम है एल नागेश्वर राव, जो कि पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ का कार्य, जो कि हमने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा किया है भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा कि भारतीय ओलंपिक संघ का कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और साथ साथ भारतीय दल का प्रबंधन करना, ये इनका या फिर कह सकते हैं इस संस्था का मुख्य कार्य है। इसी मतलब क्षेत्र में ये भारतीय ओलंपिक संघ कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे बात करें इसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट की, तो आप ध्यान रखें आदिल शुमरीवाला इसके अध्यक्ष, और साथ साथ एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। तो ये सारे संबंधित फैक्ट हैं भारतीय ओलंपिक संघ से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। या फिर यहाँ पर देखिए 2 बार कौन लिखा गया है, प्रश्न में आप लोग सुधार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ओडिशा के दिलीप टर्की, जो आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में देख रहे हैं, इन्हें भी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान और ओलंपियन दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि दिलीप टर्की ओडिशा के रहने वाले हैं और उन्होंने 1996 एटलांटा, 2000 सिडनी और 2004 एथेंस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और साथ साथ एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके अतिरिक्त 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण और 2002 में बुसान एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे थे। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित हैं दिलीप टर्की से। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। अब यहाँ पर उससे पहले एक पॉइंट ये भी है कि उन्होंने अपने शानदार करियर में, जो कि 15 वर्षों का इनका करियर है, ये पॉइंट यहाँ पर लिखना छूट गया, 15 वर्षों का इनका करियर है और इन 15 वर्षों में इन्होंने 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। ये प्रश्न की हाल ही में काकरू 2022 जो कि एक सैन्य अभ्यास है, ये प्रश्न पूछा गया कि किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित हुआ है।
तो ये काकड़ू नौसेना अभ्यास जो या फिर कह सकते हैं सैन्य अभ्यास जो आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित सारी जानकारी आपके साथ हमने साझा किया है। हमारा पहला पॉइंट होगा कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा काकड़ू युद्धाभ्यास 2022 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में यानी कि डार्विन में आयोजित किया गया। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 14 देशों की नौसेनाओं के जहाज व समुद्री वाहन शामिल हुए। ध्यान रखेंगे इसमें 14 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि भारत भी शामिल था। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 2 सप्ताह तक चले इस अभ्यास में बंदरगाह व समुद्र दोनों में सेनाओं का प्रशिक्षण किया गया या फिर कह सकते हैं यहाँ पर अभ्यास किया गया। चलते हम अगले 11वें बल्कि 12वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे द्विपक्षीय अभ्यास की, जो कि भारत और या फिर कह सकते हैं अन्य देशों के बीच जो आयोजित होने वाले अभ्यास है, वो सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। संबंधित ये फैक्ट जो यहाँ पर हमने शामिल किया है, ये यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला 12वां प्रश्न है कि अडानी ग्रीन ने किस राज्य में हाल ही में 325 मेगावाट के पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात है तो कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको दिया, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे। तो ऐसे हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओबीसी के लिए यानी कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है। एक पॉइंट ये भी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। तो ये सारे संबंधित हैं मध्य प्रदेश से। आई होप कि आप यहाँ पर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला। अगर आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो जानकारी मैं आपको देने वाला था 68वीं के बारे में, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो 68वीं के तहत जो आपको मटेरियल मिलने वाला, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये आपका प्री स्पेशल कोर्स होने वाला है। ये आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। ये आपके लिए हिंदी भाषा में उपलब्ध है, इंग्लिश वाली सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और साथ साथ ध्यान रखेंगे ये आपके 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करें इसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलेगा। ध्यान रखें, एक बार पुनः मैं आपको बता दूँ, ये आपका प्री स्पेशल बैच होने वाला है या फिर प्री स्पेशल कोर्स होने वाला है। इसमें लाइव क्लासेस वाली फैसिलिटी नहीं होगी, हालांकि वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 कोर्स या फिर 2 प्लान 2 कैटेगरी आपके लिए लॉन्च किया गया, जिसमें कि अगर आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से पहले अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको 499 रुपया पे करना पड़ेगा 18 महीनों की अवधि के लिए। और अगर आप इसके एग्जाम के बाद यानी कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद से ज्वाइन करेंगे तो 799 रुपया इसके लिए आपको पे करना होगा बीपीएससी मेकर ऐप पर। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसमें प्री एडमिशन कर चुके हैं, तो आप भी यहाँ पर रजिस्टर हो जाइए, क्योंकि जो क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, जो मटेरियल आपको मिलेंगे वो जल्द ही अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम जल्द ही आयोजित होने वाली है। तो ऐसे में इसका भी ये नया कोर्स जो है ये शुरू होने वाला है। चीज़ें आपको बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से मिलने वाली है, आपकी तैयारी बेहतर होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, पहले भी हमने 2021 में आपको मटेरियल दिया है, लेकिन इस बार हम आपको एकदम से सिलेबस आधारित नोट्स देने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसको लेकर के जो भी शिकायत होगी, कोई भी मतलब क्वेरी चाहिए आपको, तो हमारे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा जो नंबर है, आप चाहें तो इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तभी आप इसे ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए एग्जाम जो होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है, क्योंकि इसी के बाद आपका सिलेक्शन होता है, जिस वजह से आपके अंदर जो मोटिवेशन है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं एक ललक है उस चीज़ को पाने की, वो बरकरार रखना चाहिए, तभी जाकर इस कोर्स को ज्वाइन करें। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ वैसे ही विद्यार्थी बने रहते हैं जो कि पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं। हमने देखा कि ग्रुप में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं टेलीग्राम चैनल पर जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वैसे छात्र से ज्वाइन जरूर करें, ये निसंदेह ही आपको फायदा देने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग से रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप भी यहाँ पर ये प्री रजिस्ट्रेशन या फिर प्री एडमिशन प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको इस सारी बातों को ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि चीन द्वारा तैयार दुनिया की पहली क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसे क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? और साथ साथ हमने यहाँ पर आपको जानकारी दिया था लाइका, माया, हेलेना, मगावा, जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं तमाम चीजें आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है। और ये सभी के सभी जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप लोग विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोशिश कीजिए कि आप जो भी लिखें उसे एकदम से डिटेल में लिखें। इससे फायदा ये होगा कि चीजें आप लंबे समय तक के लिए याद रख पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।